गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थर्ड डिसीजन से डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन रिलेट टू डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट. इट इन्वॉल्व्स अ डिसीजन अबाउट द proportion of profit which is to be distributed among shareholder and the proportion of profit which is to be retained in the business for meeting the investment requirement. तो जो डिविडेंड डिसीजन होता है उसमें क्या होता है कि ये उस प्रकार के प्रॉफिट से संबंधित होता है कि जो हमने अपने जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड के रूप में देना है उतना हिस्सा। और सेकंड क्या है कि जो हमने रिटेन्ड अर्निंग के रूप में अपने बिजनेस में डालना है, मीन्स कि जो हमने खर्च नहीं करना है। जैसे इसमें एग्जांपल से बता रखा है कि फॉर एग्जांपल द डिसीजन ऑफ ए कंपनी टू यूज 60% ऑफ द प्रॉफिट एज डिविडेंड एंड रिटेन्ड 40% ऑफ प्रॉफिट एज रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज इन बिजनेस इज शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें बता रखा है कि जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से हमने 60% जो है वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अपने शेयर होल्डर में, और जो बाकी का 40% प्रॉफिट है वो हमने रिजर्व में रख देना है जैसे रिटेन्ड अर्निंग के रूप में। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? सबसे पहला है अर्निंग। If the earning of company are high, it is likely to declare higher dividend or vice versa. This is because dividend are paid out of current or accumulated profit. तो अर्निंग पर डिपेंड करता है डिविडेंड डिक्लेयर करना, कि अगर हमारी अर्निंग ज़्यादा है तो हम डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करेंगे और अगर कम है तो कम करेंगे, क्योंकि जो डिविडेंड है वो हमेशा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। If the other things are kept constant, a company whose earnings are stable over the year, it is likely to declare higher dividend, whereas lesser dividend is likely to be paid by a company having unstable earning. अब अर्निंग पर भी डिपेंड करता है कि अगर तो हमारी अर्निंग में स्टेबिलिटी है, मतलब वर्ष दर वर्ष जो है वो हमारी अर्निंग सेम ही चलती आ रही है, कभी उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती, तो हम हाई लेवल का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। पर अगर बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है हमारी अर्निंग में तो हम ज़्यादा हाई करेंगे, फिर उसके बाद हमें लो करना पड़ेगा तो कंपनी को लॉस होता है, कंपनी की गुडविल जो है वो खराब होती है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। In simple terms, stability of dividend means that the dividend rate is kept within a particular range over a period of time. Like for example, a company may decide to declare dividend within the range of 20% to 25% every year. The company usually tends to adopt a policy of stabilizing dividend per share, as wide variation in dividend payout may adversely affect its goodwill. अब स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में क्या आता है कि जैसे कंपनी की पॉलिसी है वो डिसाइड कर लेते हैं कि पहले ही, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि 20 से 25% का हमने डिक्लेरेशन करना है डिविडेंड का, तो हमने इसके अंदर ही हर साल डिविडेंड डिक्लेयर करना है, इससे कम डिक्लेयर नहीं करना। अगर हम कम करते हैं तो हमारी जो कंपनी है उसकी गुडविल खराब हो जाती है। It is generally perceived that when a company is sure that its earning potential has gone up and is going to be high in the forthcoming years, only then it is likely to increase the dividend. On the other hand, if even if the earning of current year are high but the company does not expect this trend to continue in future year, it is not likely to alter dividend per share. तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर डिविडेंड हम हाई तभी करेंगे, जो नॉर्मल हमने रेंज डिसाइड कर रखी है, अगर हमें ये लगता है कि ये जो प्रॉफिट बढ़े हैं ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ते ही रहेंगे। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि इसी साल बढ़े हैं प्रॉफिट, अगले साल इतने ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम डिविडेंड की जो रेंज है वो बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि फिर दोबारा से कम करें तो कंपनी की गुडविल जो है वो खराब होती है। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। The retained earnings are a preferable source of finance as it does not involve any explicit cost. Therefore, if the company foresees lucrative growth opportunities, it is likely to retain greater portion of its their earning for investment in these venture and consequently declare low dividend. On the other hand, the non-growth companies are likely to declare higher dividend. अब इसमें क्या है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पर डिपेंड करता है कि अगर तो हमें ऐसा है कि हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ज़्यादा हैं, हम ग्रोथ करना चाहते हैं, तो हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग को ज़्यादा बढ़ाएंगे और डिक्लेयर डिविडेंड जो है वो कम करेंगे। और दूसरी तरफ जो नॉन ग्रोथ कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती हैं। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। The dividend are paid in cash. A company is in a position to declare higher dividend only when it
enjoy high liquidity beside high profitability. As against this, even if the company profitability is high but there is no sufficient availability of cash, it is likely to declare low dividend. तो कैश फ्लो पोजीशन भी देखनी है हमने कंपनी की. अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, उसके पास लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा मात्रा में डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है. और अगर कैश फ्लो पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं है तो कम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए. टैक्सेशन पॉलिसी. Since the company have to pay dividend distribution tax, the existing tax rate have an effect on dividend payout. Thus, the decision about disposal of profit is influenced to a certain extent by the difference in tax treatment of dividend and capital gain. If the tax rate is high, the company is likely to pay less dividend on vice versa. क्योंकि जो हम dividend pay करते हैं उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ता है. तो अगर तो टैक्स रेट हाई है तो कंपनी जो है वो लेस डिविडेंड पे कर सकती है, और अगर टैक्स रेट कम है तो कंपनी जो है वो ज़्यादा डिविडेंड पे कर सकती है. नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन. When a company declare high dividend, it tends to create a positive impact on the investor because it leads to a surge in its market price as well. On contrary, declaration of low dividend is linked to poor performance of the company and may have a negative impact on the share price in the stock market. Thus, the possible impact of dividend policy on the quiet share price is on the important factor considering by management while taking a decision about it. तो जैसा इसमें बता रखा है कि स्टॉक मार्केट रिएक्शन भी बहुत प्रभावित करता है डिविडेंड पॉलिसी पर. अगर कंपनी ज़्यादा डिक्लेयर करती है डिविडेंड तो एकदम जो शेयर के प्राइस हैं वो हाई हो जाते हैं और मार्केट में कंपनी की गुडविल बढ़ जाती है, शेयर के प्राइस बढ़ जाते हैं. और अगर हम लो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो मार्केट में शेयर के प्राइस कम हो जाते हैं. तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से पहले मैनेजमेंट से सलाह लेनी चाहिए और मैनेजमेंट की जो कंसेंट होती है उसके आधार पर ही डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करने की स्थिति सोचनी चाहिए. नेक्स्ट है असेस टू कैपिटल मार्केट. सिंस द इन्वेस्टर प्रेफर टू इन्वेस्ट इन द लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी, these companies seem to have an easy access the capital market. As a result, they need not depend entirely on retained earning to fund their new venture. On contrary, the small companies rely more conservation of profit to fund their growth project. This is because they do not enjoy ready access to capital market. Thus, the small companies are likely to pay लोअर डिविडेंड देन द लार्जर कंपनी. अब इसमें क्या बता रखा है कि कैपिटल मार्केट की असेसमेंट के अगर तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हाई डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं तो उनको कैपिटल मार्केट से पैसा लेने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती. पर जो छोटी कंपनियां हैं वो तो कम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रोथ भी ज़्यादा करनी होती है और रिटेन्ड अर्निंग भी ज़्यादा रखनी होती है. तो इसलिए उनके लिए कैपिटल मार्केट का जो शेयर है वो क्या होता है, कम होता है. नेक्स्ट है लीगल constants. The management of company need to abide by the provision of Company Act while declaring dividend. तो डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी एक्ट के जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना चाहिए. जो भी उसमें रेट वगैरह डिसाइड की हुई है उसको ध्यान में रखकर ही डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए. नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स. The contractual constants may also affect the dividend payment by a company. Like if a company has huge debt burden, the lenders are like to place a restriction on the dividend payout through certain clauses in the loan agreement in this regard. वो कहता है कि अगर कंपनी के पास किसी तरह के कोई लोन एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अभी इस समय तक लोन पे कर सकते हैं, तो कंपनी को लो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए. पर अगर कंपनी के पास इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि भाई कोई पेमेंट करनी है लोन वगैरह की, तो कंपनी हाई डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर सकती है. तो ये सभी जो बातें थी ये थी डिविडेंड डिक्लेरेशन जो था कंसेप्ट उसके रिगार्डिंग, डिविडेंड डिसीजन के रिगार्डिंग. अब अगला जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन. द सक्सेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रेटली डिपेंड अपॉन द फैक्ट दैट हाउ वेल द फाइनेंशियल प्लान हैव बीन ड्रॉन. तो अभी जो हमने पहले पढ़ा था वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सक्सेस किस पर डिपेंड करती है कि हमने फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की है. प्लानिंग इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट्स इंपॉर्टेंस इज एविडेंट इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल. तो जैसे आपने प्लानिंग पढ़ी है कि प्लानिंग का महत्व जैसे हर बिजनेस के लिए जरूरी है, इसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो महत्व है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत बहुत जरूरी है. द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस
एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन क्या कहलाता है कि एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट, कि हमें संस्था को कितने फंड की जरूरत होती है कि व्यवसाय के अंतर्गत उसकी रिक्वायरमेंट पता करना, और फिर वो सोर्स हमने कहाँ कहाँ से वो प्राप्त करने हैं इसका नियोजन करना। दस फाइनेंशियल प्लानिंग इज प्रैक्टिस इन्वॉल्व टू एस्पेक्ट, दो तरह के एस्पेक्ट इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। पहला क्या है, व्हाट इज द टोटल क्वांटम ऑफ फंड that are necessary for a business enterprise to meet its present and future need, और दूसरा क्या है, what are the various source from which the requirement fund should be raised। पहला तो हमने ये पता लगाना है कि फंड कितने हमें चाहिए, और दूसरा हम कहाँ कहाँ से प्राप्त इन फंड को कर सकते हैं। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट बोथ द सिचुएशन whether a business has excess fund or there is shortage of fund are considered to be unhealthy of an enterprise. This is due to the fact that in case a business has excess fund, it is going to reduce the profitability, and the assessment is based on the prescription that every rupee invested in the business has a cost attached to it. अब क्या बता रखा है इसमें कि इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या है, कि हमें मतलब इस चीज का ध्यान रखना है कि ना तो हमारे पास एक्सेस फंड हो और ना ही फंड की शॉर्टेज हो, क्योंकि हर रुपया जो इन्वेस्ट किया गया है वो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है। जैसे इसमें एग्जांपल बता रखा है कि इफ द मनी इन्वेस्टेड इज कमिंग through an owned source of the business has paying dividend on it, on contrary if the funds are coming from a borrowed source of the company has to pay interest on it. Moreover, even if the amount is coming from retained earning, there is opportunity cost involved. Hence, financial planning is considered to be prerequisites to efficient and effective financial management. तो जैसा इसमें बता रखा है कि पैसा कहीं से भी लिया जाए उसकी कॉस्ट तो होती है। अगर हमने रिटेन्ड अर्निंग के रूप में लिया हुआ है तो भी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर हमने उधार लिया हुआ है तो उसका हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर हमारे ओन्ड सोर्स हैं बिजनेस के तो डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से जो है फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। तो अब इसमें डिफरेंस हम करेंगे कि जो हमने पहले पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग, उन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहला इसका मीनिंग का अंतर, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कंसर्न्ड होती है विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के प्रयोग से संबंधित होती है। और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। कि हमने एस्टिमेशन करनी है कितना पैसा हमें चाहिए और कहाँ कहाँ से प्राप्त करना है, इसकी प्लानिंग। नेक्स्ट है स्कोप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वाइडर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बड़ा होता है और जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो उसका स्कोप नैरो होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग के अंतर्गत ही, मैनेजमेंट के अंतर्गत ही प्लानिंग होती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ बाय मैक्सिमाइजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ ए कंपनी शेयर। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि शेयर होल्डर के वेल्थ को बढ़ाना, मीन्स मार्केट वैल्यू जो है शेयर की बढ़ाना। और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एंड टू सी दैट द एंटरप्राइज डज नॉट रेज रिसोर्स नीडलेसली। कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग का मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि फंड अवेलेबल हो हमें जब भी हमें चाहिए, और दूसरा कि जरूरत से ज़्यादा हमारे पास फंड अवेलेबल ना हो कि फालतू का हमारे पास इंटरेस्ट पड़ता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यही जो अभी बताया है यही है इसमें, कि टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड, कि जब भी हमें पैसे की ज़रूरत है, प्लानिंग हमने ऐसे करनी है फाइनेंशियल की कि जब भी हमें पैसे की ज़रूरत है बिजनेस के लिए हमें पैसा उपलब्ध हो सके। और दूसरा है टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली, कि ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज़ ए कॉस्ट अटैच टू इट। जैसे मैंने बताया कि हर फाइनेंस के सोर्स की कॉस्ट अटैच होती है, तो फालतू का खर्चा पड़ता रहता है। तो जितनी ज़रूरत है उतने ही हमारे पास फंड अवेलेबल होने चाहिए, अननेसेसरी पैसा जो है वो नहीं होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग द amount of fund required by a business enterprise and also determining the source from where it will be raised। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ये पता करना कि कितना पैसा जरूरी है हमें और कहाँ कहाँ से हमने प्राप्त करना है। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेरियस एस्पेक्ट लाइक ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर ए गिवन पीरियड। एक निश्चित समय के अंतर्गत कितनी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। तीसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन बोथ एज लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, सबके लिए होनी चाहिए।
लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान जो होती है वो बजट से रिलेटेड होती है. आइडली फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर 3 to 5 year as it may be difficult to anticipate situation beyond a certain time period. 3 से 5 साल की अवधि की जो है वो प्लानिंग करनी चाहिए. नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस क्या क्या है. पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ सेल फोरकास्ट. सेल फोरकास्ट के आधार पर सबसे पहले तैयार होएगी. इट रिक्वायर एन एस्टिमेट ऑफ द सेल विच आर लाइकली टू टेक प्लेस इन नेक्स्ट 5 ईयर. 5 सालों में कितनी सेल होएगी इसके आधार पर होएगी. ऑन द बेसिस ऑफ दीज एस्टिमेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फंड रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन बोथ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल. दोनों तरह की कैपिटल के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी ये प्लानिंग करना. Further, an approximation about the expected profit during the related period are also made in order to assess the proportion of the financial requirement which can be fulfilled internally through retained earning. Retained earning से भी हम कितना पैसा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं उसका अनुमान लगाना, कितना हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा इसका. To difference between the total estimation of fund need and the quantum of fund which can be generally internally reveal the requirement of external fund. कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी इसके बारे में पता लगाना. Once the quantum of funds to be raised externally is generated, the various sources are identified and evaluated. और फिर हमें पता लग जाता है कि बाहर से हमने कितना पैसा लेना है, तो उसके साधन जो है वो इवेल्युएट करेंगे और जो सबसे चीप साधन होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा. लास्ट टॉपिक इसमें आ गया इंपॉर्टेंस. क्या है इसकी वित्तीय नियोजन का महत्व क्या है. सबसे पहला है साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग एंश्योर स्मूथ रनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज. कि अगर हमारी प्लानिंग अच्छी चल रही है फाइनेंशियल की, हमारे पास पैसा अवेलेबल है, तो हमारी संस्था जो है वो सही प्रकार से चलती रहेगी. कभी भी जब पैसे की जरूरत होती है तो हमें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. सेकेंड है इट हेल्प टू प्रिपेयर बैकअप प्लान to deal with all kind of contingencies. For example, if a growth of 30% in sale is estimated in an automobile company, financial planner will also create provision to meet both an increase or decrease in sale effectively up to a variation of say 10%. This is done by preparing blueprint to deal with multiple situation. तो मतलब बैकअप प्लान जो है वो हम पहले ही तैयार कर लेते हैं. अगर हमने कोई प्लानिंग की है कि इसके आसपास हमारी सेल होगी तो उसके आगे पीछे भी इससे कम या इतनी ज़्यादा हो सकती है, तो उसके लिए पहले ही प्लानिंग जो है वो बैकअप हो जाती है. इट हेल्प्स इन एंटिसिपेटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ फंड. इससे हमें फ्यूचर में कितने फंड की जरूरत है ये पता चल जाता है. इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट. और सभी विभागों में जो है वो समन्वय प्राप्त हो जाता है. इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन बाय क्रबिंग वेस्टेज ऑफ फंड. और इससे किसी तरह का कोई वेस्टेज होती है फंड की वो भी हम रोक सकते हैं. तो इस तरह से आज हमने फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक भी कर लिया, तो इसके आप नोट्स तैयार करें.